बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो राब्ते हैं उनकी तस्दीक बार बार सामने आ रही। इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि बिल्कुल ऐसी बात है, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मैं झूठ बोलता नहीं और सच में अभी बोल नहीं सकता। लेकिन खबर मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ये खबर आपके साथ शेयर कर दी जाए। इमरान खान साहब की एक बहुत ही अहम इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत से मुलाकात हुई गुज़िश्ता दिनों, और उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या उसमें बातें हुई, कुछ चीज़ें जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आज के इस वीलॉग में। सबसे पहले तो आप ये देखें ये मुलाकातें हो क्यों रही हैं। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना नाज़रीन, एक बात आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपोजिशन में नहीं रह सकती। यानी इस एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा हुकूमत में रहना होता है। जो भी हुकूमत बनी हुई हो, ये इस हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखती है एस्टेब्लिशमेंट। जैसे ही कोई हुकूमत जाने वाली हो और कोई दूसरी हुकूमत ज़्यादा मकबूल हो रही हो और उसने आना हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आने वाली हो, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर देती है। ये एक सेट पैटर्न है, एक फार्मूला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपने आप को इररेलेवेंट नहीं रख सकती, हुकूमत से अपने आप को दूर नहीं रख सकती। उनके सारे मामलात हुकूमत के साथ चलते हैं, तमाम इदारे हुकूमत के अंडर आते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी करना होता है इस मुल्क में, जो पॉलिसी चलानी होती है, जिस तरीके से चलना होता है, वो हुकूमत के साथ मिलकर हो सकता है, अपोजिशन के साथ मिलकर नहीं हो सकता। तो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये देखती है कि जो जा रहा हो उससे अपने ताल्लुकात को कम करना शुरू करती है, और जो आ रहा हो उसके साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना शुरू करती है। इसीलिए वो अपना रोल प्ले कर सकती है। एक तो ये बात आप क्लियर करें। जब इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद एक हुकूमत बनाई गई पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट नापसंदीदा होने के बावजूद, यानी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक आदमी को तो आप नहीं कहते, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी नापसंदीदा होने के बावजूद वो मजबूरन उस हुकूमत के साथ काम करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत और आने वाले इलेक्शन को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को यह अंदाजा हो गया कि इस आदमी का रास्ता रोकना अब मुमकिन नहीं है। अगर हमने जबरदस्ती इसको इलेक्शन हरवाया या कुछ, यानी फर्क आप डाल सकते हैं 10-20 सीटों का, आप ये नहीं कर सकते कि आप 200 सीटें उठा के 100 कर दें। इतना फर्क आप नहीं डाल सकते। आप 200 को 180 तो कर सकते हैं, 250 को आप 225 तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उठाएं 200 सीटों को और उसको 80 सीटों में या 100 सीटों में कन्वर्ट कर दें। मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, एस्टेब्लिशमेंट कर नहीं सकती। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये आइडिया हो गया कि इमरान खान जो है वो, उनकी पार्टी हुकूमत में आने वाली है, रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। वो कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे कि टेक्निकल नॉकआउट करने में आसानी रहे। पब्लिक का रिएक्शन भी बड़ा खौफनाक है। अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसमें, या पहुंच जाता है खुदा न खास्ता, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब इमरान खान साहब से दोबारा राब्ते शुरू किए। इससे पहले असद उमर और परवेज़ खटक साहब के राब्ते थे, मामला नरम गरम चल रहा था। लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों ने और एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। वहाँ पे ये पहले से तय था कि माजी के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे कि आपने मेरे साथ क्या किया और कितना ज़्यादा किया, आगे बढ़ने की बात की जाएगी। तो जो आगे बढ़ने की बात है, वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क का जितना नुकसान हो गया वो आपके सामने है। मईशत का जिक्र हुआ, बाकी चीज़ों का, और फिर इमरान खान साहब से एक वादा किया गया है कि पाकिस्तान में नए आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और जल्द उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी। तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा कर दिए जाएंगे। ये वादा इमरान खान साहब से पहली मरतबा नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब से ये वादा बराह रास्त नहीं किया गया। पहले ये वादा किया गया इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों से, और बार बार पैगाम पहुंचाया गया कि आप ये ना करें, इंतखाबात आपको मिल जाएंगे, आप वो ना कहें, इंतखाबात आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ मदद कर दें, पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इमरान खान किसी से इक़्तिदार नहीं मांग रहे। ये ज़रा फ़र्क आप देख लें। शहबाज शरीफ इक़्तिदार मांग रहे थे, बगैर इलेक्शन लड़े। मौलाना फजलुर रहमान साहब इक़्तिदार मांग रहे थे, बगैर इलेक्शन लड़े। मरियम नवाज साहबा इक़्तिदार मांग रही थी, उनके वालिद साहब भी, और ये सब कह रहे थे इक़्तिदार हमें दे दें,
हमें इलेक्शन ना लड़ना पड़े, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन में मारेगा। इमरान खान साहब इक्तदार नहीं मांग रहे। अगर वो इक्तदार मांग रहे होते तो वो एस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि मेरे पास अपनी इतनी सीटें हैं, ये मेरे बाकी बंदे हैं, इन सबको इकट्ठा करो, एमजीएम को वापस मेरे साथ जोड़ो, मैं वापस हुकूमत में आऊं और उसके बाद टाइम पूरा करके आम इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन इमरान खान साहब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की निस्बत मुख्तलिफ तरीके से डील कर रहे हैं। वो इक्तदार नहीं मांग रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दें, मैं जीत गया तो इक्तदार मेरे पास, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जीत गई तो इक्तदार उनके पास, लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब तक पहुंची क्यों? इसकी दो रीजन हैं। नंबर एक तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ गया कि तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो पूरी तरह नाकाम हो गया है। देखिए, अगर सच्ची बात करें ना तो पीपल्स पार्टी की अकेली की हुकूमत बने ना तो उनकी एक पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी के मुताबिक मुल्क चलाएंगे, हो सकता है मुल्क चल जाए। मुस्लिम लीग नून अगर अकेली इक़्तिदार में आए तो वो अपनी एक खास किस्म की पॉलिसी से हो सकता है मुल्क को चला दें। लेकिन जब 13-14 जमातें आप इकट्ठी करते हैं जिन सबकी अलग अलग पॉलिसीज हैं और वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं और वो 74 लोगों की काबीना बना देते हैं, तारीखी साइज है काबीना का। जब वो ये सारा कुछ करते हैं और उसके बाद वो इक़्तिदार में आके कुछ ठीक करने की बजाय मजीद खराब कर देते हैं, बल्कि अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तो एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो गया कि ये तजर्बा मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया और पाकिस्तान को तारीखी रुसवाई का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद भी कमजोर हुआ, लोगों के दिमागों में जो सवालात उठ रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा हैं, और ये जो सारी सूरत हाल है, मकबूलियत भी कम हो गई बहुत सारे ऐसी शख्सियात की या इदारों की जो मकबूलियत की इंतहा को पहुंचे हुए थे पाकिस्तान में हमेशा से। तो इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अब इस हुकूमत को रखने का जवाब नहीं है, इसको वो सपोर्ट नहीं दी जा सकती जो हम दे रहे हैं। दूसरा, आने वाली हुकूमत कौन सी है तो वो इमरान खान है। उसको रोकने की तमाम कोशिशें करके देख ली तो पता चला कि उसको नहीं रोका जा सकता। अब जब नहीं रोका जा सकता तो फिर उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना इसलिए ज़रूरी है कि वो इक़्तिदार में आया और एक टसल का माहौल हुआ एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं कर पाएगी और जो मकासद हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो अब दोबारा से इमरान खान साहब से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उनसे वादा किया गया है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जल्दी आएंगे। अब इस मरतबा भी ये वादा पूरा नहीं हो रहा। जब वादा पूरा नहीं हो रहा, एंगेजमेंट्स चल रही हैं, वादा पूरा नहीं हो रहा, तो फिर इमरान खान साहब के पास एहतजाज के अलावा कोई और चारा बाकी बचता नहीं है। अब वो एहतजाज की तरफ जाना चाह रहे हैं और ये जो आपका जुम्मा हफ्ता एतवार है, इनमें से किसी भी एक दिन वो लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ये उनकी पार्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के अहम तरीन लोग कह रहे हैं कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर उनकी अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी और वो फिर लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करके लोगों को सड़कों पर ले आएंगे। उसकी हिकमत अमली मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, तफसीलात में आपके साथ बाद में भी शेयर करूंगा। तो इमरान खान साहब ने कहा हम सियासी लोग हैं, हमारे मुज़ाकरात जारी रहते हैं। बात तो ठीक है। पूछा गया कि आपके मुज़ाकरात जो हैं वो सियासतदानों से नहीं होते, ताकतवर हल्कों से होते हैं। बात ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ताकतवर हल्के कंट्रोल करते हैं। यानी इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला कभी भी सियासतदान नहीं कर पाए। इलेक्शन में वोट किसको डालना है ये फैसला तो पब्लिक करती है पाकिस्तान की, लेकिन इलेक्शन कब होंगे ये फैसले एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान मिलकर करते हैं। एक्चुअली ये चीज़ें सारी तय होने में बहुत टाइम लग जाता है। निगरान हुकूमत कौन सी होगी, इलेक्शन की एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी, कौन कौन से पैरामीटर्स अपनाए जाएंगे और किस तरीके से इंतखाबात साफ और शफाफ हो सकते हैं, ये सारा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में हमेशा से तय होता है। पॉलिटिकल पार्टीज इन चीज़ों को खुद करने के काबिल पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुई और ना ही उनको होने दिया गया है। ये खेल है जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में खेल देती है और पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करती है। यानी नून लीग अच्छी खासी एक मुजामती पार्टी बन रही थी, एक ऐसी पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के खिलाफ थी, लेकिन उस पार्टी को लाके इक़्तिदार में बिठा दिया डील करके, उनके केसेस सारे के सारे खत्म करवा दिए। मरियम नवाज का पासपोर्ट भी वापस दे दिया। वो मरियम नवाज जो कहती थी प्लेट में रख के लाओगे मैं नहीं लूंगी, वो पासपोर्ट लेकर अब उनकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता है जाके एवन फील्ड अपार्टमेंट से होगी। एवन फील्ड ये वो अपार्टमेंट है जिसमें शरीफ खानदान के तमाम बच्चों के बयानात हैं, हमारे हैं, हम इनमें रहते हैं, हम बेनिफिशियल ओनर हैं, हम इनको डील करते हैं।
तो ये सारा कुछ कहने के बाद भी आज तक ये साबित नहीं हो सका कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। ये है जी पाकिस्तान का कानून। ये शरीफ खानदान के बच्चे उस वक्त इनको सही तरह मुंह हाथ धोना नहीं आता था जिस वक्त से ये प्रॉपर्टी इनके पास हैं, और कहा जाता है कि ये इनके दादा की, उनके दादा उस वक्त कारोबार करते थे। ये वो पैसा है मुबैना तौर पे जो पैसा करप्शन में पाकिस्तान में इकट्ठा किया गया, इसहाक डार के जरिए से मनी लॉन्डर किया गया और बरतानिया में 90 की दहाई के अंदर प्रॉपर्टीज बना ली गई। अब कहते हैं जी हमने 2000 के बाद एक घर में आदमी रह रहा है 1993 से और कहता है मैंने इसको बनाया या खरीदा है 2006 में। अजीब कहानी नहीं लगती आपको? भाई घर आपकी मलकियत में है, आप उसके अंदर रह रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं या सीनियर लोग हैं जो बताते हैं कि जब भी हम जाते थे 90 की दहाई में, हम इन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर जाकर इनको मिलते थे, शरीफ खानदान के बच्चों को, जब ये वहां पढ़ा करते थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो बात यह है ये अपार्टमेंट इनके पास है, इनकी मलकियतें, शुरू से वहां पर रह रहे हैं और इनके अपने बयानात हैं, इनकी अपनी तस्वीर है, इनके लीडर्स के बयानात हैं। लेकिन अदालत में इस बुनियाद के ऊपर इनका केस खत्म हो जाता है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये तो इनके हैं ही नहीं। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर। इसी तरह एनआरओ माजी में दिया जाता रहा है, इसी तरह दोबारा दिया जा रहा है। और इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात ना करें या बातचीत ना करें और बातचीत के दरवाजे बंद कर दें और सिर्फ पब्लिक का प्रेशर उठाएं और बहुत ज़्यादा उठाएं, तो फिर भी अल्टीमेटली जो भी चीज़ तय होनी है वो बातचीत में ही होनी है। तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें पैरेलल करने की ज़रूरत है। पब्लिक को वो मोटिवेट कर रहे हैं जिसके ज़रिए से वो बहुत बड़े पैमाने पर अवामी ताकत इकट्ठी करके इलेक्शन तक लेकर जाना चाहते हैं। दूसरा, वो ताकतवर हलकों को भी पैगाम दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को चलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, बैठो, बैठ के बात करो। और वो खुद भी ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान को इस गर्दाब में उनके इस नए तजर्बे ने फंसा दिया है रिजीम चेंज ऑपरेशन वालों के, और ये रिजीम चेंज पाकिस्तान के उल्टा गले में पड़ी है। इमरान खान साहब का जो केस था, जो जज को धमकी वाला मामला था, खातून जज वाला, उसमें इमरान खान साहब की माफ़ी कबूल हो गई और तौहीन अदालत का नोटिस खारिज हो गया। यानी वो केस अब ख़त्म हो गया। 5 रुकनी बेंच ने अतर मनल्ला साहब की सरबराही में इस केस को सुना और उन्होंने कहा कि हमने आपका बयान हल्फी पढ़ा है, जो कुछ और कहना चाहते हैं, बादियों नज़र में ये तौहीन अदालत थी, लेकिन इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने गए। हम तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करके कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला है और हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। जिसके बाद अदालत ने तौहीन अदालत का शो का नोटिस खारिज करते हुए कार्रवाई ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत की एक और बड़ी ख्वाहिश थी। अब मामला ये हो गया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत गिला करती है अपने सहूलतकारों से कि आप हमें लेकर आए थे, हमने पाकिस्तान के मफाद के अंदर ये फैसले किए हैं। मफाद के अंदर तो नहीं किए, एक्चुअली तो उन्होंने फैसले इसलिए किए कि पूरी इकॉनमी तबाह हो गई थी, पूरी की पूरी इकॉनमी का पट्टा बैठ गया था इनके आते ही। कोई बंदा पैसे जेब से निकालने को तैयार ही नहीं था, मईशत का साइकिल रुक गया था। तो फिर इसके हल यही था कि ये महंगाई बढ़ाते। तो महंगाई बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने जो कुछ भी किया, अब वो एहसान चढ़ाते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे कि हमने ये सारा कुछ किया, अब इमरान खान से हमारी जान छुड़वा कर दें, इमरान खान को नाअहल करके दें। अब वो टेक्निकल नॉकआउट चाह रहे हैं इमरान खान का, वो हो नहीं पा रहा। गिरफ्तार करना चाहते हैं तो पब्लिक पाकिस्तान की सड़कों पे आ जाती है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो याद रखिएगा, एक आदमी गिरफ्तार नहीं होगा, इनको कम से कम 1 लाख आदमी गिरफ्तार करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जेलों में लगभग 88,000 से 90,000 के करीब कैदी मौजूद हैं। 1 लाख बंदा अगर और गिरफ्तार होने के लिए आ गया तो उस 1 लाख बंदे को कौन सी जेलों में रखेंगे? क्या आपकी इतनी कैपेसिटी है? और इमरान खान के साथ 1 लाख नहीं 5 लाख बंदे गिरफ्तार होने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में निकल आएंगे और जेलें भरनी शुरू हो जाएंगी। लोग जाएंगे, जाकर गिरफ्तारी देंगे। यानी मैं ज़ाती तौर पर ऐसा समझता हूं कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत को चलना है तो फिर इसको चलने देना है। अगर कोई इस किस्म की ज्यादती होगी तो लोग गिरफ्तारियां देंगे और वो निकल कर कहेंगे कि हमें भी पकड़ लो, तो उस वक्त ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों बेबस हो जाएंगे। मरियम नवाज साहब आप जाएंगी यहाँ से लंदन, वहाँ से अपने वालिद गिरामी मफरूर इश्तिहारी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जहाज में बैठकर पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएंगी और उनके केसों का भी बंदोबस्त किया जा रहा है कि उनको कैसे NRO 2 देना है। तो ये सारे के सारे इक़्तिदार में आकर NRO 2 ले रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल ने ये जो NRO 2 जहाँ से शुरू होता है नैब के कवानीन को तब्दील करने से,
उसको पाकिस्तान की फौज के खाते में डाल दिया कल रात। और मुनाफिकत का आप अंदाजा करें कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप मौजूद था जब ट्रांसजेंडर एक्ट की मंजूरी हो रही थी, तो उस वक्त वहां पे उन्होंने मुखालफत नहीं की बल्कि उसकी हमायत की है। वफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की दरखास्त पर समाअत हुई, यानी पब्लिक को खुश करने के लिए पहले वो बिल पास करवा दिया, उनके अपने बंदे उनके एमएनए सारे वहां बैठे हुए हैं, पहले बिल पास करवा दिया और अब जाकर अदालत के अंदर एक वफाकी शरई अदालत में दरखास्त देने कि जनाब ये तो गलत हो गया है। तो वहां पे जेयूआई के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कानून के खिलाफ दीगर दरखास्तें पहले से ज़ेरे समाअत हैं और हमें इसके अंदर शामिल कर लिया जाए। तो उनके वकील ने ट्रांसजेंडर कानून की हमायत का एतराफ़ भी कर लिया, जबकि चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट के रिमार्क्स उन्होंने दिए कि जेयूआई ने खुद ट्रांसजेंडर कानून मंजूर किया, अब यहां क्या लेने आई है। तो यार उधर जाके आप कानून पास करवा रहे हैं गैर मुल्की मगरबी ताकतों के कहने के ऊपर, इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ये कानून पास करवा रहे हैं, फिर शरई अदालत के अंदर जा रहे हैं कि जनाब हम इसके खिलाफ हैं। यानी आपने दीन भी बेचना है और मुनाफिकत भी करनी है, दोनों काम साथ साथ तो नहीं चलेंगे। लोगों को आपने बेवकूफ समझा है मौलाना साहब। यानी आप एक बिल लेकर आए, उसकी आपने हमायत की, उसको आपने पास करवाया, अब आप उस बिल के खिलाफ अदालत में चले गए, ये गैर इस्लामी था। यार वैसे ये वाली सियासत किसी को समझ नहीं आती। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।